ये जो ब्रुज होम में गर्त आवास, विविध प्रकार के मृत भांड, पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार, गेहूँ, जौ के अतिरिक्त मसूर, अरहर का उत्पादन, औजार पर पॉलिश आदि के अवशेष मिले हैं। ब्रुज होम में मनुष्य की कब्र कुत्तों के साथ भी दफनाए जाते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रुज होम में जो था उस टाइम मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, ऐसा हमारे साक्ष्य मिले हैं। और विंध्य क्षेत्र में बेलन घाटी क्षेत्र में बेलन घाटी क्षेत्र और मिर्जापुर में भी नवपाषाण युग के अनेक स्थल मिले हैं। ये जो विंध्य क्षेत्र है और ये पिछला भी मध्य पाषाण काल में भी था, इसके बारे में पढ़ना था। कोल्डीहवा में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल का जो है नवपाषाण कालीन में जो फर्स्ट हमारा साक्ष्य चावल का नवपाषाण कालीन में कोल्डीहवा में हम पाए। और बिहार में चिरांद नामक स्थान पर नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल है। बिहार में एक जगह है चिरांद जो कि नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल है। यहाँ हिरण और सींगों से बने उपकरण बहुयात से मिलते हैं और यहाँ टेराकोटा का मानव मूर्तिकार प्राप्त हुआ है। असम और मेघालय चलते हैं। अब असम और मेघालय से देखते हैं नवपाषाण युगीन से क्या होता है। असम और मेघालय में नवपाषाण युगीन महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में प्राप्त मृद भांड विशिष्ट है, जिन पर रस्सी से चिन्हित किया गया है और मोती चिपकाए गए हैं। असम और मेघालय में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल हमारे प्राप्त हुए हैं जो कि रस्सी से चिन्हित किया गया है, मोती चिपकाया गया है। अब चलते हैं दक्कन में चंदोली, नेवासा, दैमाबाद, एरण, जोखा आदि नवपाषाण युगीन स्थल रहे थे। साथ ही यहाँ के मानव धातु युग में प्रवेश कर गए थे। नवपाषाण काल में क्या था कि उस समय मानव धातु युग में प्रवेश कर गए थे। दक्षिण भारत में नागार्जुन कोड, मस्की, पिक्की हिल, ब्रह्मागिरी, फूलर आदि प्रमुख नवपाषाण काल की बस्तियाँ थी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलता रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिंक शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह अपने क्लास देती रहूँ, अर्चना पीजी हिस्ट्री क्लासेज। और हर दिन एक एक टॉपिक में क्लियर कराती चलूँगी। और आज हम फिर नवपाषाण युगीन खत्म हो गया काल। पिछले हम लोगों ने पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब आज चलते हैं थोड़ा सा, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, आज चलते हैं थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के तरफ। तो इसमें हम मौर्य काल को लेते हैं। थोड़ा सा आज हम मौर्यकालीन स्रोत के बारे में देखते हैं। मौर्य इतिहास के स्रोत, मौर्यकालीन इतिहास के समकालीन स्रोत जो हैं इसमें 6 हैं। 6 में शिलालेखीय साक्ष्य हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं, पुरातात्विक उत्खनन है, कला संबंधी साक्ष्य हैं और मुद्रा विधायक साक्ष्य हैं। शिलालेख तो आप लोग जानते ही हैं, जो तंत्र पर शिलालेख वो सब के बारे में इतिहास में जो पढ़ना होता है। सेकंड चीज साहित्यिक स्रोत, और उस काल में जो मौर्य काल में क्या है, साहित्य के बारे में जो भी हमने स्रोत पाए हैं तो उसके बारे में है, इसमें पढ़ना है सेकंड में। थर्ड जो है विदेशी स्रोत, हमारे बहुत से इतिहासकार जो आए हैं विदेश से, तो उन लोगों के बारे में जो पढ़ना होता है तो उसके बारे में विदेशी स्रोत जो है वो है। पुरातात्विक उत्खनन आप जानते ही हैं, जैसे कि हमारे जो भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि चावल का साक्ष्य मिला, हमारे ये मिला कि मनुष्य के साथ उस काल में कुत्ता को भी दफनाया जाता था। सिक्का के बारे में, उत्खनन के बारे में, ये सारे चीज़ पुराना जो उत्खनन है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। कला संबंधी साक्ष्य, हमारे जो भी कला, चित्रकला है या किसी भी तरह का कोई कार्य है, जैसे कि हमने पढ़ा कि उसको चिपकाया जाता था रस्सी को, तो वो सब जो भी कला संबंध से जो है इस काल में पढ़ना है। मुद्रा विषयक साक्ष्य में जो हमारे सिक्के उत्खनन में जो मिलते हैं मुद्रा के बारे में, तो इस काल में हमें पढ़ना है। इतना हुआ मौर्य काल के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। हमने 6 टॉपिक पर इंट्रोडक्शन अपना दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिलालेखीय साक्ष्य।
फर्स्ट जो टॉपिक है, जो मौर्य इतिहास स्रोत के फर्स्ट जो टॉपिक है शिलालेखीय साक्ष्य। और फिर कल के क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही 6 टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोगों का लाइक, कमेंट, शेयर मिलता रहे मुझे। तो शिलालेखीय साक्ष्य में हम कुछ आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इसमें मौर्य इतिहास में अत्यंत प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोत है। इसमें अशोक के अभिलेख भारत के प्राचीनतम, सर्वाधिक सुरक्षित, सुनिश्चित अभिलेख है। अशोक का अभिलेख तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमारा सीटेट हो, यूजीसी नेट हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ से, शिलालेख से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसमें क्या है कि अशोक के शिलालेख के 2 समूह रहते थे, लघु समूह। और लघु समूह और दूसरे समूह में था कि वृद्ध। तो लघु समूह में क्या होता था कि लघु समूह वाले शिलालेख में एक साधारण बौद्ध धर्मानुयायी के रूप में प्रसारित वे रजाएं हैं, जिनमें उसके द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने तथा संघ के साथ अनेक संबंधों का उल्लेख है इसमें, जो लघु समूह। और दूसरा समूह है जो बृहद एवं लघु शिलालेख तथा स्तंभ लेख सहित वे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें उसकी प्रसिद्ध धम्म संबंधी नीति का उल्लेख है। अशोक का जो धम्म का सिद्धांत है, तो सेकंड वाले में दूसरे समूह है, इसमें धम्म संबंधी नीति के बारे में उल्लेख है। प्रस्तर, प्रखंड और स्तंभों पर उत्कृष्ट इन शिलालेखों को नगरों के निकट या महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं यात्रा मार्गों अथवा धार्मिक स्थानों और धार्मिक महत्वों के स्थानों के निकट जैसे प्रमुख स्थानों में प्रतिष्ठान किया गया था। तो विषय वस्तु, स्वरूप और कालक्रम के आधार पर इन शिलालेखों को 9 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अब शिलालेखीय साक्ष्य जो फर्स्ट है, मौर्य इतिहास के स्रोत का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो है शिलालेखीय स्रोत है। इसमें 6 टॉपिक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक का भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, शिलालेखीय स्रोत, और इसमें आप लोग हेडिंग डालिएगा। और इसके अंदर इसका है फर्स्ट 14 बृहद शिलालेख। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास के लिए बस इतना ही, स्टॉप करती हूँ। थैंक यू क्लास।